हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू राहुल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग ग्रामर में वॉइस चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, वॉइस का मतलब क्या होता है बाबू? वाच्य। इसको अगर हम डेफिनेशन करें वॉइस का तो क्या बोल सकते हैं? एनीबॉडी? अरे जो अभी हम बोल रहे हैं क्या है? वॉइस है? नहीं, घुमा फिरा के बात अगर कोई बोले वो भी क्या है? वॉइस है। आप लोग के एग्जामिनेशन में वॉइस का डिफिनीसन नहीं पूछेगा, ठीक है, बट नॉलेज के तौर पे जानना है कि वॉइस होते कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। कौन? एक एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। ठीक है। तो एक्टिव वॉइस किसे कहेंगे और पैसिव वॉइस किसे कहेंगे? हैव यू एनी आइडिया? किन्हीं के पास कोई आइडिया तो बताइए। नहीं? अच्छा, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, जो बातें अगर हम बिना किसी को घुरा फिरा के कहे, जैसे मैं एक किताब पढ़ता हूँ, पढ़ने वाला व्यक्ति कौन हुआ? मैं। ठीक है, सिंपल सा है कि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद क्या मेरा? एक्सुलरी वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हो गया और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। किसमें? एक्टिव वॉइस में। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या है? अ बुक इज़ रेड बाय मी। ठीक है, तो उस बात को हमने क्या किया? घुला के बोला, घुमा फिरा के बोला नहीं, ये किताब जो है जो मेरे द्वारा पढ़ी जाती है। बात को समझिए। अब देखिए, आपको पहचानने का तरीका आना चाहिए कि कौन एक्टिव वॉइस और कौन पैसिव वॉइस है। वॉइस का मतलब इतना ही जान जाइए कि हम लोग जो कुछ भी बोल रहे हैं इट इज़ द पार्ट ऑफ वॉइस। ठीक है, डेफिनेशन आपका पूछेगा नहीं। वॉइस होते कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। एक आपका एक्टिव वॉइस और दूसरा आपका क्या? पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जो बिना किसी मतलब या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि जो बात को हम लोग व्याख्या क्या डायरेक्टली रूप से कर सकते हैं, जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है ना, उसके बाद उसका हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, और पैसिव वॉइस में क्या है? वहाँ पे ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है और बातों को हम लोग क्या करते हैं? घुमा फिरा के बोलते हैं। ठीक है, अब बात है यहाँ पे कि पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ कि ही इट्स अ मैंगो। ठीक है, ही इट्स अ मैंगो। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिखा और आपसे पूछा कि बताइए या किस वॉइस में है? एक्टिव वॉइस में या फिर पैसिव वॉइस में? एक्टिव वॉइस में। आप लोग एक्टिव वॉइस में है? कैसे है जी? सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तो पैसिव वॉइस में भी आपको मिलेगा। जैसे अच्छा, मान लिया जाए कि एक मैंने ये सेंटेंस लिखा कि अ मैंगो इज इटेन बाय हिम। ठीक है, आपको पहचानना है एक्टिव और पैसिव में कौन मेरा एक्टिव है, कौन मेरा पैसिव है। ठीक है, बताइए। ऊपर वाला एक्टिव है, नीचे वाला पैसिव है। सभी लोग का यही कहना है कि ऊपर वाला एक्टिव, नीचे वाला पैसिव। तो आखिर क्यों ऊपर वाला एक्टिव है और नीचे वाला पैसिव? हमें ये बताइए। ऊपर वाला डायरेक्ट है कि बंदा आम खा रहा है? बंदा नहीं, वह है। तुम तो दिल्ली मॉडल में चली गई है। और नीचे वाला है हाँ, मतलब कि उसके द्वारा आम खाया जा रहा है। आम जो है उसके द्वारा खाया जा रहा है। देखिए, एक्टिव और पैसिव, अगर आपको पैसिव पहचानने आ गया तो जो मेरा रिमेनिंग पार्ट होगा वो कौन सा होगा? एक्टिव होगा। ठीक है, दोनों में से किसी एक को अगर हम पहचान गए तो मान लीजिए इसको हम पहचानना आ गया तो ये बाकी जो बचा ये हो गया। अगर हम पैसिव को पहचानना आ गया तो बाकी जो रिमेनिंग बचा वो क्या हो गया? एक्टिव हो गया। चीज़ें समझ रहे हैं आप? अच्छा, अब देखिए क्या है कि दुनिया का जितना भी सेंटेंस है अगर वो पैसिव में होगा, एकदम दुनिया का, इधर गाय घाट से लेके इधर बांस घाट तक भी अगर कोई भी लंबा सेंटेंस लिख दें, अगर आपको थोड़ा सा बस जो मैं लिख रहा हूँ अगर उस पर आप ध्यान दे दिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन वाक्य जो है मेरा एक्टिव में है और कौन मेरा क्या है? पैसिव में है। देखो, ग्रामर ना मैं बड़ा आराम से और अच्छे तरीके से पढ़ाता हूँ। ठीक है, अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ ग्रामर पढ़ लें, उसको अच्छे से रिवीजन कर लें, आगे आपको बहुत काम देने वाला है। कुछ बच्चे पढ़े थे अभी बीपीएससी टीचर में ज्वाइन कर गए, 3-4 लड़के जिनका इंग्लिश ऑनर्स था।
तो उनको बढ़िया से वॉइस पढ़ा हुआ था, नरेशन पढ़ा हुआ था, टेंस पढ़ा हुआ था, प्रीपोजिशन पढ़ा हुआ था, सिंटेक्स पढ़ा हुआ था, मॉडल पढ़ा हुआ था। ये सब सारी चीज़ें उनको बाद में काम आई और अपना बंदा जॉब ले लिया। कोई 9th-10th का टीचर बन गया, कोई 6 to 8 का बन गया, वो ही सरकारी BPSC के थ्रू। समझ रहे बात को? तो हमें लिटरेचर का पार्ट जो होगा वो आपको रटना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, आपको डेट ऑफ बर्थ है, कौन सा कैरेक्टर है, वो सब चीज़ें आपको रटने का है। लेकिन यहाँ जो चीज़ें हैं आपको समझने का है, रूल्स वगैरह होगा उसको बार बार आप रिपीट करते रहिए, है ना, तब जाके कहीं बात बनेगी। दुनिया का जितना भी सेंटेंस अगर पैसिव में होगा तो उसका स्ट्रक्चर में एक बात ज़रूर आएगा, बी के साथ भी3 आएगा। बी के साथ क्या आएगा? भी3 आएगा। बस आप इतना जान जाइए कि अगर ये मेरा कहीं पे लिखा हुआ है तो वह जो मेरा वाक्य होगा किस में होगा? पैसिव में होगा। किस में होगा? पैसिव में होगा, ठीक है। तो मतलब बी का कितना रूप होता है बाबू हेल्पिंग वर्ब में? देखिए, इज भी होता है ना, आर भी होता है, एम भी होता है, वाज भी होता है और वर भी होता है। अगर इसके साथ मेरा भी3 हो गया, ये बी का ही 5 रूप है, इज है, आर है, एम है, वाज है और क्या है? वर है, ठीक है। और उसके साथ मेरा भी3 हो गया तो वह जो वाक्य होगा मेरा पैसिव में होगा। अभी आपने ऊपर वाला को और नीचे वाला को हमने पूछा तो आपने बताया कि ऊपर वाला क्या है मेरा? एक्टिव है, नीचे वाला क्या है मेरा? पैसिव है। तो देखिए, ऊपर वाला में ही इट्स अ मैंगो, ठीक है, इसमें ऐसा कोई पैटर्न नहीं आया है बी प्लस भी3 वाला, ठीक है। अब नीचे वाला पढ़ रहे हैं मैंगो इज रिटन बाय मी, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इस 5 में से कोई आपको एक नज़र आएगा, बी प्लस भी3 का पैटर्न को वो फॉलो करेगा, इज, आर, एम, वाज और वर। तो इसमें से कोई एक है मेरा इज है, और इज के साथ इटन मेरा क्या है? भी3 है। इट मीन्स यह जो वाक्य है वो मेरा किस में है? पैसिव में। किस में है? पैसिव में, ठीक है। अच्छा, बी के कुछ और भी रूप होते हैं, ठीक है, जैसे इसका बिंग होता है। क्या होता है? बिंग, ठीक है। और बिन भी होता है। क्या होता है? बिन, ठीक है। तो अगर बी डायरेक्ट रहे भी3 के साथ वो भी पैसिव में। बी का ही सब्स्टिट्यूट रूप है कौन? इज, आर, एम, वाज और वर। इसके साथ भी रहा तो अगर क्या होगा? भी3, तो वो सेंटेंस किस में होगा? पैसिव में। अगर बीन हो, ऑब्लिक बीन हो और उसके बाद भी अगर भी3 होगा तो वह सारे सेंटेंस किस में होगा? पैसिव में। अभी लिखना नहीं है गाइस, मैं आप लोगों को बताऊंगा लिखना कब है, ठीक है। देखिए, एग्जामिनेशन में डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं, ऊपर हेडिंग बनाइएगा वॉइस। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वॉइस, फर्स्ट एक्टिव, दूसरा पैसिव। या फिर आप इसी तरह सेम स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, कोई भी जो काम करता है वह डायरेक्टली रूप से क्या करता है? ऑब्जेक्ट पर प्रभाव छोड़ता है। जैसे ही इट्स अ मैंगो, वह क्या खाता है? आम खाता है। लेकिन यहाँ पे काम जो है वो लगता है कि किसी के द्वारा कराया जा रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, अ मैंगो इज ईटन बाय हिम, ठीक है। अब हमें यहाँ से एक हेडिंग बना लीजिएगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई, ठीक है, तब लिखिएगा हाउ टू आइडेंटिफाई क्या? एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई एक्टिव एंड पैसिव हेडिंग बनाइएगा, उसके बाद लिखिएगा ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। और ग्रामर का आप लोग अच्छा नोट्स बनाइए, समझें, नोट्स ही आपको लास्ट में काम देगा। इस बार जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं सभी पढ़ने में ठीक हैं, बस थोड़ा कंटिन्यूसली मेहनत करने का ज़रूरत है, ठीक है। तो बी के साथ भी3, इज, आर, एम, वाज, वेर के साथ भी3, बिंग के साथ भी3 या फिर बिन के साथ भी3, ये जितने भी मेरा सेंटेंस होंगे सब किस में होंगे? पैसिव वॉइस में होंगे, ठीक है। हो गया? चलो इतना मिटाएं इसको बाबू, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला हेडिंग बनाए थे, हाउ टू आइडेंटिफाई एक्टिव और पैसिव, ठीक है। वॉइस बनाने से पहले आपको एक चीज़ और मालूम होना चाहिए कि हाउ टू आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट। अगर जब तक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हमको नहीं मिलेगा तब तक हम लोग एक्टिव को पैसिव में और पैसिव को एक्टिव में नहीं बदल सकते। तो अगला हेडिंग मेरा क्या होने वाला है?
कि हाउ टू आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट, स्टार मार्क के अच्छा से करिएगा। हाउ टू आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, हमें ऑब्जेक्ट कैसे मालूम करें। मैं भी आपको 3 सेंटेंस लिखूंगा और 3 सेंटेंस से आप बताइएगा कि किसमें क्या ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे द काउ गिव्स मिल्क, ठीक है, द काउ गिव्स अस मिल्क, ठीक है। आई एम गोइंग टू पटना, ठीक है। यह आपका 3 सेंटेंस मैंने लिखा है कि द काउ गिव्स मिल्क, दूसरा है द काउ गिव्स अस मिल्क, तीसरा है आई एम गोइंग टू पटना। आप सेंटेंस को अच्छी तरीके से पढ़िए और उसके बाद जवाब दीजिए कि किसमें कौन सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। चलो मालूम करो। याद करिए, देखिए ध्यान से। अच्छा, मिल्क। अच्छा, एक विद्यार्थी का कहना है कि यहाँ पे मिल्क जो है मेरा वो क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा, इसमें क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, इसमें भी ऑब्जेक्ट मिल्क है। काऊ ऑब्जेक्ट है। तुम्हारा तो जवाब ही मतलब दुनिया के 8वां जुआ टाइप का रहता है। पिछली क्लास में बोल रही थी क्या, न्यूटन किसके पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, आम के पेड़ के नीचे, है ना। सेव के सामने नीचे बैठा हुआ था न्यूटन, है ना। अब बोलेंगे कि मास्टर साहब की गलती है बता रहे हैं। द काउ गिव्स मिल्क, यहाँ भी क्या है ऑब्जेक्ट मेरा, मिल्क। यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट पटना। अब देखिए, जिस सेंटेंस का अगर ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा उसका एक्टिव से पैसिव हम लोग नहीं बनाएंगे। एक वर्ड होता है, ये मैंने आपको चीज़ें डायरेक्ट रूप से लिख दिया, ठीक है। इनडायरेक्ट रूप से अगर हमें बहुत ज़्यादा एडवांस बनना होता आप लोग के सामने, कुछ ऐसा पेश करते हैं जिससे आप लोग को लगता है वाह क्या टीचर है यार, क्या पढ़ाता है, तो हम इसको लिखते हैं क्या, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। पढ़े होंगे आप लोग हिंदी में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, समझे बात को, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब वही है सकर्मक कि जिसका वर्ब का ऑब्जेक्ट हमें दिखे या ऑब्जेक्ट पर प्रभाव पड़े, और जिस वर्ब का हमें ऑब्जेक्ट ना दिखे या फिर ऑब्जेक्ट का प्रभाव ना पड़े वो क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब। उसको मैंने ये नहीं लिख के चीज़ों को और काफ़ी ज़्यादा आसान बना दिया कि आप इतना बस जानिए कि जिस सेंटेंस का हमें ऑब्जेक्ट मालूम होता है उसका हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं, और जिस सेंटेंस का हमें मालूम नहीं होता उसका एक्टिव टू पैसिव नहीं बनाते हैं, चाहे सेंटेंस कैसा भी हो, ठीक है। चलिए अब देखिए बात को कि हाउ टू आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट। कोई भी आपका सेंटेंस लिखा रहेगा तो उसमें आपको ऑब्जेक्ट पहचानने की ज़रूरत है। अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं पहचानने आ रहा है तो इट मीन्स क्या करेगा, हम लोग वॉइस नहीं चेंज कर सकते हैं एक्टिव टू पैसिव। तो हम लोग 2 वर्ड लगा के सवाल करते हैं, ठीक है। पहला जो वर्ड होता है आपका वाट होता है, पहला जो वर्ड क्या होता है, वाट। और दूसरा जो आपको वर्ड होता है होम होता है, WHOM, ठीक है, होम। तो वाट का हिंदी क्या होता है बाबू, क्या होता है, ठीक है। और होम का हिंदी क्या होता है, किसे होता है, क्या होता है, किसे। तो हम सेंटेंस में क्या और किसे लगा के सवाल करेंगे, ठीक है। तो द काउ गिव्स, गाय देती है, क्या देती है, मिल्क, दूध देती है। तो क्या से अगर सवाल आ रहा है इट मीन्स उसमें ऑब्जेक्ट है। तो क्या देती है बाबू, मिल्क देती है, तो मेरा ऑब्जेक्ट है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
इसके बाद है द काउ गिव्स अस मिल्क, ठीक है। हाँ, तो इसमें भी है गाय क्या देती है? मिल्क। किसे देती है? अस, हमें। ऊपर वाला में दोनों सवाल लगा के करिए, क्या और किसे। गाय क्या देती है? दूध देती है। यहाँ पे किसे देती है, ये मेरा फाइंड नहीं है। यहाँ पे है द काउ गिव्स अस मिल्क, गाय क्या देती है? दूध देती है। तो एक तो मेरा ऑब्जेक्ट मिल्क हो गया। किसे देती है? अस। अस मतलब होता है हमें देती है। क्या देती है? हमें। तो यहाँ पे मेरा O1 हो गया, ऑब्जेक्ट 1। यहाँ पे मेरा क्या हो गया? O2 हो गया। O2 मतलब ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट 2। क्या है? ऑब्जेक्ट 2, ठीक है। तो कहने का मतलब कि एक सेंटेंस में मेरा एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर एक सेंटेंस में मेरा एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे मैंने ऊपर वाला सेंटेंस में कितना ऑब्जेक्ट फाइंड किया? एक, और उसके नीचे वाला मैंने कितना फाइंड किया? 2। एक मिल्क हो गया, क्या हो गया? अस हो गया, ठीक है। अब तीसरा सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं कि आई एम गोइंग टू पटना। मैं कहाँ जा रहा हूँ? पटना जा रहा हूँ। तो इसमें ऑब्जेक्ट सवाल लगा के करेंगे, क्या लगा के सवाल करेंगे, ठीक है, और किसे लगा के सवाल करेंगे। अगर इससे मेरा जवाब आया तो ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट होगा। अगर मेरा जवाब नहीं आया तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो बताइए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? बोलो सृष्टि, क्या है ऑब्जेक्ट? थर्ड नंबर वाला में पटना ऑब्जेक्ट है? आर यू श्योर? तुमरे रोशनी नहीं है? कैसे नहीं है? आई एम गोइंग टू पटना, क्या जा रहा है? क्या जा रहा है? जाने के साथ अगर क्या लगाइएगा तो आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा है। किसे जा रहा है? मेरा आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। कहाँ जा रहा है? तब मेरा आंसर आता। कहाँ में अगर हम पूछते हैं तो पटना जा रहा है, ठीक है। बात समझें? क्या और किसे से जब जवाब मेरा नहीं आएगा, उस सेंटेंस का मेरा क्या होगा? पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तभी तक हम लोगों ने वॉइस में क्या सीखा? डेफिनेशन से मतलब नहीं रखो। वॉइस कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक्टिव और दूसरा पैसिव। एक्टिव में किसकी प्रधानता? सब्जेक्ट की। और पैसिव में किसकी प्रधानता? ऑब्जेक्ट की। एक्टिव में जो कही हुई बातें होती है क्या एकदम सीधी सपाट होती है। पैसिव में जो बातें होती है क्या घुमा फिरा के कही होती है। उसके बाद जो पहला आपका इम्पोर्टेंट था हेडिंग बनाना कि हाउ टू आइडेंटिफाई एन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। आपको एक्टिव वॉइस कैसे पहचानना है और पैसिव वॉइस कैसे पहचानना है, ठीक है। तो बी के साथ V3 वो जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा? पैसिव वॉइस में होगा। बी का जो सब्स्टिट्यूट रूप होता है इज आर एम वाज वेयर, वो क्या होगा? पैसिव वॉइस होगा। बी का ही फॉर्म होता है बिंग। बिंग के साथ अगर V3 है वो मेरा क्या होगा? पैसिव वॉइस होगा। और बिन के साथ मेरा अगर V3 है दैट इज कॉल्ड क्या होगा? पैसिव वॉइस होगा। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको जानना था कि हाउ टू फाइंड क्या एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, कि हमें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा। तो हमें ऑब्जेक्ट मालूम करने के लिए सेंटेंस से क्या लगा के सवाल करना है? व्हाट और हुम लगा के सवाल करना है। इससे अगर मेरा आंसर आएगा तो हमें क्या करेंगे? उसको वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। अगर नहीं आएगा तो उसका वॉइस हम लोग नहीं बनाएंगे। एक सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक सेंटेंस में मोर देन 1 ऑब्जेक्ट हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2, और इसमें तो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ये तीनों बताया है, इसको आप नोट डाउन करें, ठीक है। पानी वानी है? सही है, बढ़ाओ। मिटाएं ऊपर से वॉइस।
चलिए, इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, केस जानते हैं, केस और पर्सन। केस नहीं रे, ये जो केस जो है आपका, वो काम देगा आपका नरेशन जब पढ़िएगा तब, ठीक है, वहाँ पे भी काम देगा, वॉइस में भी काम देगा, ठीक है। तो पर्सन कितने प्रकार के होते हैं बाबू? तीन प्रकार के। कौन कौन बाबू? एनपीओ मतलब है, एनपीओ नॉमिनेटिव, पी से पोसेसिव और वो से ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एक केस का चर्चा हम अभी कर रहे हैं, इसका हम लोग का ज़रूरत पड़ेगा जब स्पीच या नारेशन पढ़ेंगे उस टाइम भी, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सन भी देखना, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। इधर मैं लिख दे रहा हूँ पर्सन। पर्सन मतलब क्या होता है? पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष पढ़े हैं हिंदी में, वैसे ही अंग्रेजी में होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत देखिए यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत रखा गया आई को और वी को, ठीक है। यानी एक बॉक्स मेरा बना ये किसका? फर्स्ट पर्सन का। तो नॉमिनेटिव, जिसको हम लोग सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं, तो नॉमिनेटिव फॉर्म में आई होगा। पोसेसिव दो तरह का होता है मेरा बाबू, एक पोसेसिव प्रोनाउन होता है, एक पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। पीपी लिख दे रहे हैं, समझ रहे हैं, और एक क्या लिख दे रहे हैं? पीए लिख दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, क्या होता है बताइए कोई? पहले इसको इधर ऑब्जेक्टिव कर देते हैं, इधर प्रोनाउन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा सा ये आपको सहूलियत हो जाएगा याद करने का, ठीक है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ कि यह मेरा किताब है, ठीक है, यह मेरा किताब है, ठीक है। या फिर यह किताब मेरा है, यह किताब मेरा है। दो प्रकार के मैंने सेंटेंस लिखा। ट्रांसलेशन जरा बनाइए अगर किन्हीं को आता है तो। बोलो। हाँ, तो यह जो बनेगा मेरा कि यह मेरा किताब है, तो बनेगा दिस इज माई बुक, ठीक है, दिस इज माई बुक। और इसका बनेगा बाबू कि दिस बुक इज माइन, MINE, ठीक है। अब बात समझिए, मेरा मेरा दो बार प्रयोग हुआ है, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। लेकिन एक मेरा पोसेसिव एडजेक्टिव है और एक मेरा क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन है। बात को समझिएगा। तो यहाँ जो है मेरा, कैसे पहचानेंगे कि कौन मेरा प्रोनाउन है और कौन मेरा क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है। एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? हमेशा नाउन आता है। तो ये माई है, तो माई के बाद मेरा बुक क्या है? नाउन है। तो माई मेरा पोसेसिव प्रोनाउन की पोसेसिव एडजेक्टिव? पोसेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? नाउन आता है, और प्रोनाउन के बाद कुछ नहीं आता है। तो दिस बुक इज़ माइन, माइन मतलब भी मेरा, माई मतलब भी मेरा। तो ये माइन मेरा क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन, और माई मेरा क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कैसे पहचानते हैं? एडजेक्टिव के बाद कोई एक नाउन कैरी करेगा। जैसे माई के बाद यहाँ क्या है? बुक है, और माइन के बाद मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। बात समझें? तो अब हम लोग जैसे फर्स्ट पर्सन में किसको किसको रखें? आई को रखें और वी को रखें, ठीक है। तो इसका पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाता है माई। किसका बाबू? आई का। और पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? माइन होता है। और पोसेसिव ऑब्जेक्टिव क्या बनता है? मी। समझ रहे बात को? आई, इसी का ही आई, माई, माइन और मी। समझ गए? तो वी
तो वी का होगा क्या, आवर, इसका हो जाता है आवर्स, ठीक है, एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अस। समझ रहे बात को? तो अगर आपको सिर्फ इतना से मतलब रहे कि नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव, तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मी, वी का क्या होता है, अस, ठीक है। अब सेकंड पर्सन में एक ही प्राणी है, कौन, यू है। सेकंड पर्सन में कौन है, सिर्फ यू है, ठीक है। तो सेकंड पर्सन में मेरा हो गया यू, ठीक है। पोसेसिव एडजेक्टिव मेरा क्या हो गया, योर हो गया। पोसेसिव प्रोनाउन मेरा क्या हो गया, योर्स हो गया। और ऑब्जेक्टिव मेरा क्या हो गया, यू हो गया, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? अब फिर विद्यार्थी के मन में कन्फ्यूज है कि सर यहाँ भी यू और यहाँ भी यू, तो कैसे पहचानेंगे कि मेरा नॉमिनेटिव केस में है या फिर ऑब्जेक्टिव केस में है। नॉमिनेटिव केस समझते हो बाबू, जो सब्जेक्ट का काम करे वो नॉमिनेटिव केस, जो ऑब्जेक्ट का काम करे वो कौन, ऑब्जेक्टिव केस। कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं तुम्हें पीटता हूँ, मैं तुम्हें पीटता हूँ, ठीक है, एक सेंटेंस मैंने लिखा। और तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम क्रिकेट खेलते हो। वीडियो में आ रहा है, नीचे लिख रहे हैं तो आ रहा है ना। चलो, तो इसका बनेगा बाबू कि आई बीट यू, आई बीट यू, ठीक है। और इसका बनेगा यू प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट। अब समझो, जिस यू की बात कर रहे थे कि यू नॉमिनेटिव केस में भी है और किस में है, ऑब्जेक्टिव केस में भी है। तो यहाँ भी यू हमें दो तरीके से आ गया, एक मेरा यू यहाँ पे आया और एक मेरा यू यहाँ पे आया। तब आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन नॉमिनेटिव केस में होता है, कौन मेरा किस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का कौन काम कर रहा है, आई। पीटने का काम आप कर रहे हैं, किसे, उसे, है ना, तुम्हें है। तो यहाँ पे जो यू है मेरा नॉमिनेटिव की ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। लेकिन तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे जो यू मेरा हुआ है नॉमिनेटिव की ऑब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव। समझ रहे हैं बात को? तो कन्फ्यूज़न नहीं रखने का। जो ऑब्जेक्ट का काम करेगा वो ऑब्जेक्टिव केस में, जो सब्जेक्ट के काम करेगा वो ऑलरेडी आपके वर्ब के पहले रहेगा, जो ऑब्जेक्ट के काम करेगा वो ऑलरेडी वर्ब के बाद रहेगा। कोई दिक्कत नहीं। तो सेकंड पर्सन में यही था, ठीक है। अब थर्ड पर्सन की बात करते हैं। तो थर्ड पर्सन में बहुत सारे हैं, जैसे इसमें भी एक बॉक्स बना लो। थर्ड पर्सन में अब नीचे यहाँ से जो भी जाएगा सब सारे थर्ड पर्सन में जाएगा, ठीक है। तो पहले आ गया आपका ही। अरे इधर यार, इधर तो थर्ड ने लिखना है। चलो इधर थर्ड लिख दिए। इधर मेरा कौन हो गया, ही। किसमें, नॉमिनेटिव में। अच्छा, इसका पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन बिल्कुल सेम लगता है, ही, हिज, हिज। और इधर क्या हो जाएगा, हिम। क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है। इसके बाद मेरा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो सी, हर, हर्ष, और क्या हो जाएगा, हर, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा मेरा क्या, इट। तो इट, इट्स, इसका कुछ नहीं, फिर क्या हो जाएगा, इट। उसके बाद हो जाएगा मेरा दे, दियर, दियर्स, और क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, देम, ठीक है। इसको उतार लीजिए, ये आपके नरेशन जब पढ़ाएंगे वहाँ भी काम देगा। समझ गए चीज़ों को? नहीं उतारा तुम? उतार लिया? क्यों? पेन ख़त्म हो गया? तुम लोग की तरफ पेन है रे लड़की? है तो दे दो। घर से चलो तो हथियार लेके चलो, पता चला युद्ध में मारे गए। लड़की लोग सब बहुत अच्छा से बैग रखती है, एग्ज़ाम देने जाती है तो उन लोग मस्त, वो नहीं होता ट्रांसपेरेंट जो बैग रहता है। बच्चा सब जैसे तैसे पेन उठाया, चल रहा है, नहीं चल रहा है। एडमिट कार्ड हो, लड़का सब ऐसे मोड़ के रख ले रहता है पॉकेट में। बताओ, मास्टर वहाँ 3 बार चेक करा, तू ही है रे, तू ही है रे, तू ही है। और लड़की सब क्या बढ़िया से लेमिनेशन करवा के,
है ना, बढ़िया से 3-4 पेन रख के प्रिपेयर्ड रहती है। नहीं मिला? चलो फिर, हाँ हाँ इसी से काम चला जाना। नहीं तो फ़ोटो खींच लो, मोबाइल है तो बाद में उतार लेना, नहीं तो वीडियो पड़ा हुआ है, वीडियो में से देख लेना। टाइम भी बताते चलिएगा। थोड़ा जल्दी उतारिएगा। ग्रामर का सब लोग कॉपी बनाए हैं, बढ़िया से बनाइए, चेक करेंगे किसी दिन। जैसे ही हम थोड़ा प्रॉब्लम से दूर होते हैं, आप लोग का असाइनमेंट प्रोवाइड करवाना चालू कर देंगे। हो गया? कितना टाइम हुआ बाबू? 14? 5:14 हो गया। मिटाए? चलो अब देखिए, आप लोग वॉइस के प्रकार, ऑब्जेक्ट कैसे प्राप्त करना है, ठीक है, कौन एक्टिव वॉइस है, कौन पैसिव वॉइस है, थोड़ा बहुत केस का नॉलेज हो गया आप लोग का, ठीक है। अब मूल एक चीज़ और पे आते हैं। जब पहली बार हम गांव में पढ़ाने गए हैं, और भी वहाँ पे बहुत सारे टीचर थे, उन्होंने क्या किया, जैसे मान लिया जाए कि हम अपना ही नाम लेते हैं, राहुल टीचेज इंग्लिश, ठीक है। तो राहुल क्या पढ़ाता है? अंग्रेजी पढ़ाता है। तो इसका बनेगा, अभी मैं बता रहा हूँ इसे सिर्फ, कि इंग्लिश इज टाउट टीचर कर रही है बाय। अब यहाँ पे क्या भराएगा, ये इम्पोर्टेंट, समझे बात को। तो मैंने गया, गांव में थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा होता है, बच्चे लिमिटेड रहते हैं, तो केकरा ही पढ़ रहा है अंग्रेजी, तो फलना बाबू। तो मैंने क्या किया कि ये जो नाम है राहुल, तो जस्ट जो नाम दिया हुआ था उसको मैंने उतार दिया। अब इस पर बवाल मच गया कि यह जो नाम है वो नाम नहीं उतरेगा, यह जो नाम है वो थर्ड पर्सन में चेंज होगा पहले, और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, हिम होना चाहिए, बाकी सब द्वारा, शिक्षकों के द्वारा। तो वो लोग तो अपडेट रहते नहीं हैं। देखिए, जब नारेशन पढ़ाएंगे ना, तब यह जो है वह चेंज करेगा किस में, थर्ड पर्सन में। जब लेकिन वॉइस पढ़िएगा आप लोग, तो जो नाम दे रहा रहे जस्ट उसको उतार दीजिएगा। बात समझे बात को। यहाँ पे इंग्लिश इज टाउट बाय क्या होगा, राहुल, ना कि हिम। लेकिन जब नरेशन पढ़ेंगे तो नाम जो है किस में चेंज कर जाएगा, अकॉर्डिंग टू, है ना, जेंडर, कि पुरुष है तो ही हो जाएगा, स्त्री है तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ज़्यादा है तो दे हो जाएगा। बात को समझें। तो ये गलती वॉइस में नहीं करना है, क्या नाम जो रहेगा वो डिट्टो क्या करने का, उतार देने का, ठीक है। बात समझ में आई। और नरेशन में हम लोग चेंज करेंगे जब नरेशन पढ़ाएंगे तब। अब हमको और वॉइस स्टार्ट करने से पहले क्या क्या देखना है, ये जो ज़रूरी बातें हैं हम उसका चर्चा कर देना है। वॉइस बनाने से पहले आपको, जैसे मैंने बताया था कि वर्ब का 5 रूप होता है ना, V1 हो गया आपका, V2 हो गया आपका,
V3 हो गया आपका, V4 हो गया आपका, V5 हो गया। बस इतना अगर आपको समझ में आता है तो ना ही टेंस भारी है और ना ही वॉइस भारी है, ठीक है। और एक चीज़ और है, टोटल मैंने टेंस कितना पढ़ाया था बाबू? टोटल टेंस कितना हो गया? जैसे एक टेंस हो गया, फिर इसके 3 क्या हो गए? काइम्स हो गए, प्रेजेंट हो गए, पास्ट हो गए और क्या हो गए? फ्यूचर हो गए। फिर इसके सब पार्ट कितने थे? 4 थे, इसके भी 4 और इसके भी 4, तो टोटल कितना हो गया था? 12। टोटल कितना हो गया? 12। तो यह जो 12 टेंस है, टोटल 12 टेंस का वॉइस हम लोग नहीं पढ़ते हैं। टोटल क्या है? पूरा टोटल जो है वॉइस 12 टेंस का बना सकते हैं हम लोग ज़बरदस्ती, लेकिन जो आजकल प्रचलन में है, जो एग्जामिनेशन में पूछता है, हम लोग उस पर फोकस करेंगे। तो टोटल कितना इसमें बनता है? 12 में से हम लोग 8 का वॉइस बनाते हैं। 12 में से कितना का बनाते हैं? 8 का। अगर आपसे कोई पूछ दे कि 8 किसका, तो याद रखिएगा फार्मूला नंबर 332। कौन सा? फार्मूला नंबर 332, ठीक है। बोलिएगा फार्मूला नंबर 332 का सीक्रेट क्या है? हाँ, तो 3 और 3 कितना हो गया? 6 और 6 2 8। हम ऐसे भी तो कर सकते थे 2 3 3, है ना, चाहे 3 2 3, वैसे भी जोड़ दे तो मेरा 8 आता। लेकिन ए सीक्वेंस में लिखने का क्या मतलब हुआ? हाँ हाँ, तो इसमें क्या होगा? 3 प्रेजेंट का, 3 पास्ट का और 2 किसका बनता है? फ्यूचर का। बात समझ में आया? कि प्रेजेंट से हम लोग 3 बनाएंगे, पास्ट से हम लोग 3 बनाएंगे और फ्यूचर से कितना बनाएंगे? 2 बनाएंगे। टोटल 8 ही अभी वैलिड है, 8 ही का प्रचलन है, इस पर हमें फोकस करना है। कुछ लोग टाइम पास करने के लिए 12th के सिलेबस में बहुत 12 टेंस बता रहा है। क्या ज़रूरत हमको? संज्ञा सर्वनाम पढ़ा रहा है, नाउन प्रोनाउन पूरा साल भर अच्छे से खींच रहा है, उतने में हम आप लोग को 2 बार पढ़ा देंगे। चीज़ें आप लोग को जो सिलेबस जो चाहिए वो हम लोग को पढ़ना है, ना कि फालतू की चीज़ें। यहाँ 12 नहीं बल्कि कितना पढ़ना है? 8। 3 प्रेजेंट से, 3 पास्ट से और 3 फ्यूचर से। अब इसमें भी है कि अभी इंडिफिनिट लिखते हैं, इंडिफिनिट से, है ना, कंटिन्यूअस से और परफेक्ट से, ठीक है। बात समझ में आया? IPC चाहे ICP ही, है ना। तो इंडिफिनिट से बनेगा 3, कंटिन्यूअस से बनेगा 2, है ना, और फिर परफेक्ट से बनेगा कितना? 3। बात समझ में आया? तो फार्मूला नंबर कितना? 332। इधर ICP फार्मूला नंबर कितना? 323। इंडिफिनिट वाला का 3 को बनाएंगे हम लोग, कंटिन्यूअस वाला का 2 को बनाएंगे और परफेक्ट वाला कितना बनाएंगे? 3 बनाएंगे, ठीक है। उतारो इसको कॉर्नर में कहीं लिखो समझने के लिए। कुछ चीज़ें क्लास में करना पड़ता है, वरना लोग ऐसे थोड़े ना समझ में आ जाएगा कि क्या यहाँ पे कोडिंग किया हुआ है। और आप लोग का जब क्लास बंद रहेगा तब मैसेज आएगा कि आज क्लास नहीं होगा। अगर आप लोग को मैसेज नहीं गया है कि क्लास बंद है तो समझिएगा क्लास खुली हुई है और क्लास करने आ जाना है, ठीक है। समझे बात को? तो इधर टेंस का 8 ही बनता है, 3 प्रेजेंट से, 3 पास्ट से, 3 फ्यूचर से। ये अलग कोडिंग है 332। और ICP अलग कोडिंग है, 3 इंडिफिनिट से, 2 कंटिन्यूअस से और 3 किससे? परफेक्ट से। कोई दिक्कत नहीं। अब इधर आइए, जो वर्ब के रूप का चर्चा कर रहे थे कि V1 V2 V3 V4 और V5, है ना। हो गया। अब आपको V1 V2 और V3, देखिए V1 और V5 को हम अगर एक साथ लिख दें तो ज़्यादा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। V1 और V5 को एक साथ लिख दें, ठीक है। तो जी सेंटेंस में अगर V1 और V5 प्रयोग रहेगा तो वॉइस बनाने के लिए या तो इज, या तो आर, या तो एम। समझ रहे हैं बात को?
कि V1 और V5 रहेगा। बस आप इतना याद करिए, इतना जो बस है ना, वॉइस आपके हाथ में। हमें क्या याद करना है कि अगर V1 और V5 है तो वॉइस में हम लोग क्या लगाएंगे, ईज लगाएंगे, चाहे आर लगाएंगे, चाहे एम लगाएंगे। जहाँ पे V2 है वहाँ पे हम लोग वाज लगाएंगे, नहीं तो क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वाज नहीं तो वर। ये सब चीज़ लिखते चलो क्योंकि टाइम भी हो रहा है नेक्स्ट क्लास का, ठीक है। ठीक है, बात को समझिए। अच्छा, V3 में हम लोग पहले क्या यूज करते हैं बाबू, पहले हम लोग या तो हैज प्रयोग करते हैं, या तो हैव प्रयोग करते हैं, या तो क्या प्रयोग करते हैं, हैड प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये जो प्रयोग किया हुआ है बिल्कुल हमें उसी तरह से रहने देना है, समझ रहे हैं बात को। लेकिन हम लोग एक एक्स्ट्रा वर्ड लगा देंगे, बीन, ठीक है। बस 2 मिनट, एक्स्ट्रा वर्ड क्या लगा देंगे, बीन। तो जहाँ जहाँ सेंटेंस में V3 है अगर उसका हम लोग वॉइस बनाएंगे तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, बीन करेंगे। अच्छा, जहाँ V4 है तो V4 से पहले हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, या तो ईज यूज करते हैं, या तो आर यूज करते हैं, या तो एम यूज करते हैं, या तो वोज यूज करते हैं, या तो वर यूज करते हैं। समझ की बात क्या है। और एक्स्ट्रा यहाँ पे हम लोग लगाते हैं क्या, बिंग, ठीक है। एक्स्ट्रा क्या लगाते हैं, बिंग लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात को समझना है कि बीन एक्चुअली में है क्या। देखो, इन सब के बाद हम लोग हैज हैवेड के बाद किसका प्रयोग करते हैं, V3 का। अब 2 को एक के तरह V3 हम लोग लिख सकते हैं। शुरू से ही बताते आ रहे हैं आप लोग को कि 2 मेन वर्ब एक सेंटेंस में प्रयोग नहीं होता है। तो एक को हम लोग किस में बदल देते हैं, हेल्पिंग वर्ब में। तो यहाँ पे 2 को V3 बार बार लिखना सही था, इस सबके साथ V3 तो जुटेगा ही, ठीक है। तो इस वाला पहले वाला V3 को हम लोग किस में चेंज कर दिए, बीन में। अच्छा, ईज आर एम वाज वर जो होता है इसके बाद हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, V4 का। और जब भी हम लोग वॉइस बना रहे हैं तो V3 का तो प्रयोग होगा ही। एक चीज़ माइंड में गांठ मान लेना है कि अगर हम लोग वॉइस बना रहे हैं तो V3 का प्रयोग हम करेंगे। तो ईज आर एम वाज वर, यहाँ पे V4 भी लिखेंगे और V3 भी लिखेंगे नहीं, इस V4 को हम लोग किस में चेंज कर दिए, बीइंग में। तो ये मेरा हेल्पिंग वर्ब का काम कर दिया और V3 मेरा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। छोटा छोटा बात समझ रहे हैं, बस इतना बात आप लोग समझिए। इसके बाद वॉइस आप लोग के लिए कुछ नहीं है। कोई अगर बंदा कहेगा कि हम बिना टेंस पढ़े वॉइस सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं। बहुत सारे शिक्षकों का कहना है कि पहले तुम टेंस पे कमांड करो, जब टेंस सीख जाएगा तब हम वॉइस करेंगे। मेरा कहना है कि तुम वर्ब का 5 गो रूप जान जाओ और टेंस का थोड़ा बहुत नॉलेज, तो वर्ब का थोड़ा बहुत नॉलेज, ठीक है, कि कौन V1 है, कौन V2 है, कौन V3 है, कौन V4 है। हमें हर एक चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, इंडिपेंडेंट होकर काम करेंगे। टेंस अलग, वॉइस अलग, नरेशन भी पढ़ाएंगे तो मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। बात समझें। बस आप इतना याद करके रखिएगा, जब आपका नेक्स्ट क्लास चलेगा क्या, वॉइस का, तो आपका वर्कशीट भी आएगा, ठीक है। और वर्कशीट के बाद आपको धीरे धीरे पैटर्न है, 5-6 पैटर्न है और उस पर बढ़िया बढ़िया सवाल भी है। टेंस में तो मैं सवाल नहीं कराते गया क्योंकि हम लोग को आइडिया बहुत लेट आया कि वीडियो भी बनाना है, साथ साथ क्या करना है, सवाल भी बनाना है, ठीक है। जब अब वॉइस से क्या करते हैं, बताते जाएंगे रूल रेगुलेशन, आप क्या करिए, सवाल बनाते जाइए। या टाइम यहाँ क्लास में मिलता है तो बनाइए, नहीं तो घर पे जाके बनाइएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को बंद कर दीजिए, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं, लिटरेचर क्लास होगा।